वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट एंड स्मार्ट क्लासेस। आज हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले मैंने एक वीडियो में थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी और उसमें अगर डिमांड को आप समझ लोगे तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने में आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। उसका लिंक मैंने ठीक आई बटन पर दे दिया है, जो आपके अभी डिस्प्ले हो रहा होगा इस वीडियो के ऊपर। तो आप वहाँ जाके क्लिक करना, तो उसमें आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हो। ऐसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो उसमें उस वीडियो में एक टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, तो चलिए पहले हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। डिफरेंस इन शिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो डिफरेंस शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस होता है? तो मतलब चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो टर्म्स होते हैं। चेंज इन डिमांड कब होता है और चेंज इन डिमांड का क्या रीज़न होता है? शिफ्ट ऑफ डिमांड कब उसको बोलते हैं? जब डिमांड में चेंज होता है तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कब उसको बोलते हैं। और जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व्स हो जाता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का रीज़न होता है प्राइस, और चेंज इन डिमांड का रीज़न होता है अदर देन प्राइस, मतलब बाकी जो डिटर्मिनेंट्स हैं, फैक्टर जो डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर का, जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, तो वो सब फैक्टर्स आ जाएगा। इसमें सिर्फ प्राइस को हम देखते हैं कि प्राइस के कारण डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा। तो इसके कारण मूवमेंट अलोंग द कर्व्स होता है, ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसका क्या क्या बेसिस है पहले देखते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज एंड फॉल। तो इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये प्राइस के अलावा और बाकी जो फैक्टर्स रहते हैं उस पर अफेक्ट करता है। और ये हो जाएगा कि इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसमें सारा बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है, सिर्फ प्राइस के कारण चेंज होता है। इसमें प्राइस इफेक्ट, नो प्राइस इफेक्ट, इसमें प्राइस इफेक्ट का कोई काम नहीं रहता, लेकिन इसमें प्राइस इफेक्ट ही मेन कारण रहता है, मेन रीज़न रहता है। तो प्राइस इफेक्ट इज़ नेगेटिव, दैट इज़ एट ए लोअर प्राइस डिमांड इज़ मोर, मतलब प्राइस के साथ तो उसका इन्वर्स रिलेशन रहता है। ये तो हम देखेंगे कि डिमांड का प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशन रहता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो नो प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, और इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड जब इंक्रीज होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। लेकिन वहाँ पे डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, लेकिन यहाँ डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, सेम ही डिमांड कर्व रहता है, एक ही लाइन रहता है, यहाँ कोई शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन वो जब इन केस ऑफ इंक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडेड, जब इंक्रीज होगा तो वो देर इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे क्वांटिटी, हम ग्राफ देखे थे तो उसमें ऊपर से नीचे क्वांटिटी हो जाता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। और जब डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, फिर हो जाएगा नेक्स्ट, जैसे ये ग्राफ में आप देख रहे हैं, तो जब इंक्रीज इन क्वांटिटी होता है तो एक्सपेंशन, जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, और यहाँ पे हो गया अपवर्ड मूवमेंट, और यहाँ पे हो गया जब इंक्रीज इन अदर फैक्टर्स हो गया तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिफ्ट ऑफ राइट वर्ड शिफ्ट, और यहाँ पे हो गया लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब डिमांड शेड्यूल इसका कैसे रहता है? इस पर प्राइस का कोई इफेक्ट ही नहीं रहता, नो प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अदर थिंग्स कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्राइस का इफेक्ट ही देखा जाता है डिमांड पे। तो 10, 15, फिर 20, फिर यहाँ आप जैसा देख रहे हैं। तो ये आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम अपने लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड, law of demand states that the higher the price of a good, less people will demand the good. At higher price, the lower quantity is demanded. The chart shows the curve is a downward sloping. इसमें जैसा कि आप कर्व देख ही रहे हो, ये डिमांड का कर्व, डी कर्व, तो ये डिमांड रिलेशनशिप को बता रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, तो वही यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। डेफिनेशन इसका क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? तो हम इसको बोल सकते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और अपोजिटली रिलेटेड मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, ये सब चीज़ बाकी चीज़ रिमेन अनचेंज रहता है, सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखा जाता है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका मेन एजम्पन्स क्या होता है? नो चेंज इन इनकम, इनकम का कंज्यूमर का इनकम पे कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन साइज एंड कंजम्पशन ऑफ द पॉपुलेशन, सब चीज़ कांस्टेंट रहेगा। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब टी हो गया और कॉफ़ी हो गया, जैसे रिलेटेड गुड्स हो जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों का प्राइस पे कोई चेंज नहीं होगा, जो दाम दोनों का है वही रहेगा।
रहना चाहिए। नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी कोई प्राइस राइज नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसे सोच के चलेंगे कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा तो फिर तो लोग परचेस करने जाएगा, तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो ये सब बेसिक एजम्पशंस हो गया, ये सब एजम्पशंस फॉलो होगा तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये आई होप मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी होगी। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन पे क्लिक कर देना। ओके, बाय बाय।